विश्वविद्यालय को भीख मांगकर बनाई गई है हुँ, और जिसमें कि दान से बना हुआ विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि महामना जैसे कई सारे संतों ने अपने जीवन लगा दिए उसको बनाने के लिए हुँ, और जहाँ आइंस्टीन अपना अपना योगदान देना चाहते थे, हुँ, उस विश्वविद्यालय में आज भ्रष्टाचार चरम पे है। रजिस्ट्रार साहब अपने यहाँ के बीएचयू को पेड़ काटकर अवैध तरीके से बेचने के लेकिन बनने के बाद केके गुप्ता साहब जैसे भ्रष्ट आदमी आते हैं और हृदय विभाग का ही बेड छीन लेते हैं। जैसे 8-10 सिलेंडर 10 से 12 सिलेंडर बाहर लगे हुए हैं अच्छा। और बड़े-बड़े सिलेंडर है। एक छोटा सिलेंडर ब्लास्ट से पूरे भवन को उड़ा देता है। इसी बिल चल रही हैं, उसके ऊपर आपका क्या राय है? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, तो उनको बाउंसर द्वारा या गार्ड के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। जो फंड मिल रहा है उस धन का दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर। फिलहाल मैं आया हूँ बीएचयू में और यहाँ पर आज कार्डियोलॉजिस्ट के सबसे फेमस डॉक्टर, बीएचयू के सबसे फेमस डॉक्टर डॉक्टर ओम शंकर सर से कुछ यहाँ पर इंटरव्यू हो जाए, क्योंकि इन जो इस समय प्रेजेंट टाइम बनारस में बीएचयू में और विश्वविद्यालय में जो घटनाएं घट रही हैं, उसी मुद्दे पर आज चर्चा होगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम ओम शंकर सर से बात करने चल रहे हैं। तो कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? एकदम कुशल मंगल सर। सर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम जो बनारस में घट रही है घटनाएं, उस मुद्दे पर आज हम आप लोग आपसे कुछ प्रश्न करने वाले हैं। क्या इस समय सर सुंदर लाल को एम्स का दर्जा मिल चुका है? किताब में मिल चुका है, कागजों में। अच्छा। जमीनी हकीकत में अभी नहीं है। अच्छा। और ये अब शायद ये नेक्स्ट चुनाव जब आएगा 2027 का, तब देखिए फिर कोई उसमें घोषणा होगी। हर चुनाव से पहले इसमें घोषणा होती है, लेकिन वास्तविक धरातल पर अभी ये फलीभूत नहीं हो पाया है। सर यहाँ पर पता चला है अभी तक कि बीएचयू को जितना भी फंड आता है, क्या उस हिसाब से बीएचयू के अंदर कार्य हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर कार्य हो रहा है? देखिए वो जो फंड मिल रहा है उस धन का दुरुपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर और भ्रष्टाचार जो है उस धन के दुरुपयोग का एक हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए उनको संज्ञान लेना चाहिए और जो भी अधिकारी इन भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाए उन पर कठोर दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा सर, ये हम देख रहे हैं कि हम सर सुंदर लाल को आज से नहीं, क्योंकि हम बीएचयू में पढ़ाई करते हुए हमारा पूरा 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो जब भी हम सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में आते हैं, तो जब भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, तो उनको बाउंसर द्वारा या गार्ड के द्वारा उनको परेशान किया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है। तो सर इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इसमें ऐसा नहीं कि परेशानी एक तरफ से है, परेशानी छात्रों की तरफ से भी है और परेशानी जो है कभी-कभी एक्स्ट्रा कुछ बाउंसर हो सकता है रिएक्ट कर जाते हैं, उसकी तरफ से भी है। छात्र जो है वो जबरन मनमानी तरह से कभी-कभी दिखाना चाहते हैं, जिससे जो चिकित्सक खुश नहीं होते हैं, तो उस समय उनको जो बाउंसर या गार्ड या उसकी जो भी है चीजें उसकी मदद लेनी होती है। अच्छा। और कई बार जो है कुछ ऐसी कहा-सुनी हो जाती है, तो जिसमें बाउंसर की भूमिका भी संदिग्ध हो जाती है। तो दोनों की ही भूमिका है इसमें। तो छात्रों को संयमित रहना चाहिए, क्योंकि छात्र देखिए सबसे पहली बात क्या है, आप अगर दिखाने चाहते हैं तो आपको संयम, जैसे हमारे यहाँ तो आप सीधे जाके खड़े हो जाते हैं। आप विदेशों में जाएंगे तो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, सभी आदमी अपने क्रम से आते हैं और दिखाते हैं, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होती है। अच्छा। यहाँ असली परेशानी की जड़ क्या है, सभी आदमी सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, लेकिन चिकित्सक तो एक हैं, वो हर को एक साथ नहीं देख सकते हैं। मरीजों के पास धैर्य नहीं है और छात्रों के पास भी धैर्य नहीं है, तो ये समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है। और छात्र जो है ना अपने दिखाने के लिए आए तो कोई परेशानी नहीं होती है, वो कई सारे और लोगों को लेकर भी दिखाने आते हैं, जैसे माता-पिता, रिलेशन माता-पिता नहीं और भी जिसको नहीं कोई जानते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत कार्यों में भी लिप्त है, दिखाते हैं, तो उससे भी कुछ परेशानी होती है। तो बड़ी कई तरह की परेशानियां हैं जिसमें छात्र और शिक्षक, चूंकि एक ही विश्वविद्यालय का है और उनके शिक्षक हैं, तो उनका व्यवहार आदरणीय होना चाहिए और समय के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो आपसे पहले अगर आया है कोई और कोई ज़्यादा सीरियस मरीज है, तो चिकित्सक उसको पहले देखते हैं, या कोई सुबह से बैठा हुआ है
उसका नेचुरल होता है, और अपने कार्ड का सदुपयोग करे, ना कि दुरुपयोग करे किसी और को दिखाने के लिए, माता पिता को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। ये अनुचित है। क्योंकि ये प्रश्न हमारे कुछ बीएचयू के ही स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बोले थे, तो सर ये क्वेश्चन हमारा पूछना जायज़ था। और यहाँ पर सर अभी जो प्रेजेंट टाइम में यूजीसी बिल चल रही है, उसके ऊपर आपका क्या राय है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं यूजीसी बिल, कोई कह रहा है कि मतलब अभी तक हम देख रहे हैं बीएचयू में दोनों तरफ से प्रोटेस्ट हो गया, एक विरोध में, एक समर्थन में। तो आप यूजीसी बिल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई भी कानून अगर नया आता है तो लोग थोड़ा सा डरे होते हैं। कोई भी कानून होता है, क्योंकि कोई भी जब नया चीज, मानव स्वभाव जो है वो बदलाव को यूजुअली स्वीकार जल्दी नहीं करते, लेकिन वो बदलाव अगर सकारात्मक हो, उनसे सबों के अधिकार सुरक्षित हो, और जो कमजोर वर्ग है उनको भी अगर सम्मान से जीने का अधिकार मिले, उसके साथ भेदभाव नहीं हो, तो इसके प्रति जो मजबूत वर्ग है उसको संवेदना रखना चाहिए, ना कि रिएक्शन रखना चाहिए। और कानून, देखिए सबसे परेशानी क्या होती है कि चाहे जो भी हो, कानून अनुचित के बीच में जब हम फर्क होता है, जब मतलब जैसे किसी को जाति के आधार पर अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव उसके साथ किया जा रहा है, या उसको जैसे नॉट फाउंड सुटेबल बता दिया जा रहा है, तो उसका भी पहलू है। किसी को क्रम नंबर दिया, किसी को पीएचडी में नहीं लिया, उसका भी एक पहलू है। कई लोग इसके प्रति मतलब वजह से जान भी दे चुके हैं। तो इसलिए वो भावनात्मक रूप से समझना चाहिए कि जो बिल है ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश से ही बना था ये कानून, और उसमें जो कमजोर वर्ग हैं, जिनका कोई आवाज नहीं है विश्वविद्यालय में, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना था। और उसमें उसको भय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कोई भी कानून आए, जैसे कि इस देश में पहले मान लिया जाए कि हत्या का कानून है, या बलात्कार का कानून है, या ऐसे कोई भी दूसरे अपराधों के लिए कानून है, तो हम ये कहें कि नहीं ये कानून जो है गलत है और इस सब को हटा लेना चाहिए, इसमें तो पुरुषों की के लिए तो कुछ नहीं है, और फिर हम कहें कि नहीं ये जो है मतलब हत्या का, अरे भाई हत्या हो गई तो हो गई, इसके तो दंड की क्या जरूरत है। तो इस तरह का नहीं, देखिए कानून तो अगर कोई गलत करता है तो तभी कोई कानून लाता है। कानून कमेटी के रिकमेंडेशन में है, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन लेना चाहिए कि हम गलत नहीं करें किसी के साथ। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो वो कानून हमको क्यों कुछ करेगा? जिनका अधिकार है आप नहीं दे रहे हैं तो वो भी तो गलत है। तो दोनों तरफ से बातों को सुनना पड़ेगा। एक बिल में सब सॉल्यूशन नहीं होता। भारतीय संविधान बनना एक ही लाइन का होता। इतने जो लंबे चौड़े कानून है, अलग अलग उसकी धाराएं हैं, और इतने सारे संशोधन हैं, वो सब इसलिए है, संशोधन होता है। अगर इस कानून में कुछ खामियां होगी तो उसमें संशोधन होना चाहिए। जा रहे हैं कि बीएचयू में अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है, और वो भी किस लिए? तो सुंदरीकरण के नाम पर। तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है ना अवैध है। क्योंकि अभी कल ही का पोस्ट आपका हम देखे थे, तो उसमें आप नीचे एक वीडियो बना के शेयर किए हैं, वो गैस से रिलेटेड। हाँ, उसके बारे में आपका क्या विचार है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज से, जब अभी जो प्रोफेसर गुप्ता जी एमएस नहीं थे, उससे पहले बीएचयू में जो भी फंड आते थे, आज से बहुत कम फंड आया करते थे, और उससे भी 10 साल पहले मात्र 2 करोड़ फंड हुआ करता था। अभी 350-400 करोड़ फंड मिलता है अस्पताल को। उस समय जो सुविधाएं थी मरीजों को, दवाएं या खाने या रहने की सुविधाएं, वो अब कम हो गई है, और लगभग 2 से गुने सुविधाएं बढ़ गई है। तो इस खाना नहीं मिलने के मुद्दे को एक किसी इंटरव्यू में आपके जैसे ही किसी ने पूछा मुझे, तो मैंने उस मुद्दे को उठाया था, और उसके बाद इसका संज्ञान मंत्रालय ने लिया, और इन लोग से पूछताछ हुई, और इनको कहा कि खाना जो है सब गरीब मरीजों को, जैसा मैंने मांग उठाई थी, सब मिलना चाहिए। तो इसका जब आदेश हुआ तो इनको लगा कि अरे डॉक्टर ओम शंकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और मुझे इसलिए डांट पड़ गई। तो अब इसके खुन्नस में क्या किया कि हमारे विभाग के कुछ पोर्शन को, जो कि हमारा पहले रिसर्च लैब था, वहां पर लाइब्रेरी थी, सेमिनार हॉल था, उसको पहले रेनोवेशन के नाम पर लिया गया, और उसके बाद उस पर कैप्चर करके उसमें कैंटीन खुलवा दिया। अब कैंटीन तो खुलना ही चाहिए, जो तो मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ खुलना चाहिए ये बहुत जरूरी है। वो कैंटीन इतना
पूरे अस्पताल के मध्य में स्थित है और उसमें कम से कम 8-10 सिलेंडर, 10 से 12 सिलेंडर बाहर लगे हुए हैं। अच्छा। और बड़े-बड़े सिलेंडर है। एक छोटा सिलेंडर ब्लास्ट से पूरे भवन को उड़ा देता है। अगर 12 सिलेंडर एक साथ, वहाँ बगल में आम रास्ता है, मेरा विभाग है, हम लोग बैठते हैं, मरीज इतने जहाँ भी बैठते हैं मरीज दिखाने आ जाते हैं। कुछ भी अनहोनी होगी तो पूरा बिल्डिंग उड़ जाएगा और उसमें कई सारे डॉक्टर और मरीज जो निर्दोष हैं उनकी हत्या हो जाएगी और मारे जाएंगे। और ये सब जानबूझकर किया गया क्योंकि खुन्नस में, क्योंकि ओम शंकर ने उठाया है मसला, इसलिए उसी के भवन के हिस्सा में बनाएंगे। जबकि इससे पहले भवलका भवन लगभग आप 100 फीट बाय 150 फीट का पूरा इसी के लिए था। वो वहाँ अन्नपूर्णा भोजनालय चलता था, वहाँ खाना बनता था, जो अस्पताल से बिल्कुल अलग है, सेफ एरिया है, वहाँ खाना बनना चाहिए और वहाँ से पूरे अस्पताल को करना चाहिए। और इस तरह का कोई जो चीजें हैं, जो विस्फोटक सामग्री उस तरह से है कि अगर फटता है तो समझिए वो बम है, वो तो सिलेंडर बम लगा रखा है और बड़ा ही अनसेफ है वो। तो इसी का मुद्दा था जिसको उठाया गया है। इस पर देखिए अग्निशामक विभाग और बाकी लोग भी उस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और खाद्य सामग्री विभाग है वो भी अपना रिपोर्ट तैयार किए हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो है अमानवीय है और उनको ना तो मरीजों की सुरक्षा से कोई मतलब है, सिर्फ गैर कानूनी तरीके से धन उगाही के लिए काम करते हैं। और उसमें कुछ अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट टाइप के हैं जो सत्यापित है। सर, के गुप्ता सर और बीएचयू के वाइस चांसलर सर को आप किस प्रकार से देखते हैं? मतलब कि आए दिन देखते हैं कि कुछ न कुछ पोस्ट के गुप्ता सर और बीएचयू के वाइस चांसलर अजित कुमार चतुर्वेदी सर के ऊपर आपका आ ही जाता है, तो इनके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, जिस विश्वविद्यालय को भीख मांगकर बनाई गई है और जिसमें कि दान से बना हुआ विश्वविद्यालय है, जहाँ पर कि महामना जैसे कई सारे संतों ने अपने जीवन लगा दिए उसको बनाने के लिए, और जहाँ आइंस्टीन अपना योगदान देना चाहते थे, उस विश्वविद्यालय में आज भ्रष्टाचार चरम पे है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, अपराध साबित है। अपराध क्या है? ब्लड बैंक में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो अपराध साबित है, इसलिए वो एक अपराधी है। और उसके बाद भी वो पद पर पिछले 4 सालों से ज्यादा समय पर अस्थायी नियुक्ति में बने हुए। अस्थायी नियुक्ति कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, लेकिन जो 3 साल जो वीसी साहब का कार्यकाल होता है, किसी डीन का कार्यकाल होता है या हेड का कार्यकाल होता है, वो 3 साल का है और ये अनिश्चित काल से चल रहा है। उसी तरह रजिस्ट्रार साहब है, रजिस्ट्रार साहब अपने यहाँ के बीएचयू को पेड़ काट कर अवैध तरीके से बेचने के जुर्म में सजायाफ्ता है। उन पर दंड 5 लाख का इस वजह से दिया गया है। वैसे आदमी भी 4 साल से ज्यादा समय से अपने पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उसके बाद कुलपति जी हैं। कुलपति जी यहाँ आने से पहले रुड़की के डायरेक्टर साहब थे और वहाँ जैसे ही वो ज्वाइन किए, इनके ज्वाइन करते ही लगातार रुड़की के सरकारी धन जो है वो 3 सालों तक, इनके ज्वाइन करने के तुरंत बाद शुरू होता है सरकारी धन निजी खाते में, एक कलर के उपाध्याय जी थे उसके खाते में जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसकी भनक जो है वहाँ के बैंक मैनेजर को लग जाती है। वो जो चतुर्वेदी साहब है वर्तमान में यहाँ के कुलपति जी, उनके सामने उठाते हैं मसले को, लेकिन वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। उसके बाद वहाँ एक मनपाल शर्मा नामक एक विसिल ब्लोअर थे जो अपराध के विरुद्ध बोलते थे। वो कुलपति जी जो वर्तमान में यहाँ के, उस समय डायरेक्टर साहब थे वहाँ के, उनके समक्ष ये मसला उठाते हैं और उस मसले को उठाने के बाद वहाँ फिर मजबूरी में उनको कार्रवाई शुरू करना होता है, जांच कमेटी गठित करनी होती है। अगर नहीं करते तो वो खुद फिर सवालों के घेरे में जाते। उसके बाद कमेटी जो है अक्टूबर महीने तक, ये मई जून 2020 में शुरू होता है और ये अक्टूबर महीने तक उन पर कार्रवाई, उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। और 18 जून 2020 को जब मनपाल शर्मा साहब कंप्लेन किए थे तो एक तहरीर दी गई थी थाने में, जो अगले 6 महीने तक, तब तक उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुआ जब तक कि फिर से मनपाल शर्मा जी को ये पता चला कि ये डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर से पैसा का ट्रांसफर हुआ है और इसमें इसकी भूमिका हो सकती है। और इसलिए वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो न्यायालय है वहाँ पर अप्रोच किए 7 दिसंबर 2020 को।
जब इनको ये पता चली बात, तो 4-5 दिन के बाद तो 11 तारीख को ये फिर अपने रजिस्ट्रार साहब को भेजे, और फिर जाकर उस 6 महीना से रुके हुए एफआईआर, जबकि ऑलमोस्ट सजा हो चुकी थी, उसको टर्मिनेट किया गया था, एफआईआर तब दर्ज होनी चाहिए थी, 6 महीना तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और तब हुई जब इनका नाम उसमें शामिल किया गया। इसलिए अगर वो नहीं करते और मनपाल शर्मा साहब को अगर पहले एफआईआर दर्ज हो जाता तो उसमें इनका नाम था, इनके नाम से एफआईआर दर्ज करने के लिए दी गई थी, और वो 23 दिसंबर 2020 को दूसरे एफआईआर के तौर पर दर्ज भी हुई। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान के कुलपति जी है, इस तकनीकी फायदा उठाए। तकनीकी क्या था इसमें कि एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पहली जो रिपोर्ट दायर होगी उसी को एफआईआर माना जाएगा, दूसरी जो दायर होगी ये माना नहीं जाएगा एफआईआर, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में जांच चल रही है, तो उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। यही चीज उच्च न्यायालय में जब गए कुलपति जी तकनीकी आधार पर, तो इनको वहां से रिलीफ मिली, लेकिन ये नहीं कहा कि आप निर्दोष हैं या आपका भ्रष्टाचार में कोई रोल नहीं है, आप निर्दोष हैं, ये नहीं साबित किया उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर चूंकि 2 नहीं हो सकता है, ऐसे पहले न्यायालय ने फैसला दिया है जो कि अमित शाह साहब के साथ सामने है, उसके बाद और भी कई मामलों में उन्होंने दिया था, तो उस आधार तकनीकी आधार पर, और फिर पुलिस को कहा कि आप जांच के दायरे में अगर ये लोग आते हैं तो फिर आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद भी आप जानते हैं कि पुलिस जांच को कैसे प्रभावित किया जाता है। इनका चूंकि एफआईआर में दर्ज नहीं था नाम, तो जांच के दायरे इस पर पहुंचा नहीं, और न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उस साक्ष्य के आधार पर दूसरा एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा था, ये निर्देश दिया था। तो ये बताता है कि 2 चीजें, एक तो 13 ट्रांजैक्शन 3 सालों तक आपको पता नहीं चला कि सरकारी धन निजी खाते में जा रहा है, दूसरा कि बैंक मैनेजर के कहने के बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और तीसरा कि वो जो एकलौता गवाह थे, जब ये एफआईआर हुआ और वो अरेस्ट हुए, तो 1 महीने के अंदर ही संदिग्ध अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जेल के अंदर। और हर क्राइम का एक पर्पस होता है, मोटिव होता है कहते हैं, और जिसको फायदा होता है किसी चीज से, उस क्राइम से, उसके ऊपर शक का दायरा और बढ़ता है। तो पहला तो इनका सिग्नेचर था, इसलिए ये शक के दायरे में थे। अच्छा। दूसरा, वो अकेलौता गवाह जो जानते थे कि इनकी भूमिका क्या थी, उनकी मौत अचानक से हो जाती है संदिग्ध अवस्था में, वो फिर एक संदेह पैदा करता है कि क्या इनकी भूमिका थी कुछ उसमें, और क्योंकि उसके मरने से सबसे ज्यादा लाभ तो इन्हीं को हुआ, ये निर्दोष साबित हो गए, तो क्या उसमें इनकी भूमिका थी? तो ये प्रश्न जो है अभी भी अनुत्तर है। ये किसी माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा कि इनकी कोई भूमिका नहीं थी। तो यानी कि इनकी जो निष्ठा है, ईमानदारी है, वो दोनों ही संदेह के घेरे में है। और दूसरा, ये एक सत्यापित अक्षम व्यक्ति है। अक्षम इसलिए क्योंकि 3 साल तक आपके कलम के नीचे, आपके कलम के सिग्नेचर से सरकारी धन निजी खाते में गया, तो आप अक्षम व्यक्ति हैं एकदम। अब तीसरी बात क्या है कि यहाँ आने के बाद मैंने जो ये भ्रष्ट लोग है उसके बारे में कंप्लेन की, और इससे पहले कुलपति जो थे सुधीर कुमार जैन साहब, उसके भी भ्रष्टाचार के सारे मामले इनके सामने मैंने लिखित तौर पर दर्ज कराई आपत्ति, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब है कि आपकी भी मिलीभगत है, उसको संरक्षण दिया आपने उस भ्रष्टाचार को अभी तक संरक्षण दे के रखा है। तो पहले की जो आपका बैकग्राउंड था वो आज भी लागू है, इसीलिए ये लिखा जाता है। ऐसे नहीं कि कोई किसी के, हम एक भी चीज बिना तथ्यों के आधार पर नहीं लिखते हैं, हमारे पास सारे तथ्य होते हैं, तभी मैं किन्हीं के बारे में लिखता हूँ। तो ये सब इनके बारे में तथ्य है, इन तीनों ही व्यक्ति के, इसलिए इनके बारे में लिखता हूँ। अच्छा, तो बात ये रहा के गुप्ता सर और वीसी सर के पोस्ट पर, सर जो भी बात करते हैं एकदम पूरा तथ्य के साथ बात करते हैं। सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे हम पोस्ट देखे हैं और कुछ लोगों के मुंहों से ये बात सुने हैं कि सर का ये जो पोस्ट आता है, इतने पूरे तथ्यों पर बात करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हुआ, चाहे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल हुआ, चाहे किसी भी मुद्दा पर आप बात करते हैं, कहीं आप राजनीति में तो नहीं ना उतरना चाहते हैं? ग्राउंड लेवल पर यहाँ के लोकल हैं, तो क्या विचार है? उसमें कोई विचार नहीं है। ये देखिए, राजनीति 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप पॉलिटिकल राजनीति में जाएं, चुनाव लड़ें और जीतें और हारें। एक वो राजनीति होता है जिससे कि नेता चुने जाते हैं, जीतते हारते हैं और सत्ता बनाते हैं। दूसरी राजनीति होती है जो समाज के हित की राजनीति। कोई भी चीजें जो राजनीति को असर करती है वो राजनीति ही है। जैसे
मैंने इस देश में स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ी, तो सरकार को आयुष्मान भारत लागू करना पड़ा। मैंने कहा कि बहुत सारे एम्स बनने चाहिए, 5 करोड़ आबादी पर, तो पूरे देश में 15-20 एम्स बने। उसके बाद हमने कहा कि बीएचयू का एम्स बनाना चाहिए, तो एम्स का दर्जा मिला। स्वास्थ्य शिक्षा के मौलिक अधिकार मिलने चाहिए और शिक्षण संस्थानों को बेटर करना चाहिए, तो बीएचयू को एक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमनेस के नाम पर 1000 करोड़ मिला, और भी कई संस्थानों को मिला पूरे देश में। अच्छा। हमने कहा कि हर जिला जो अस्पताल है उसको मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, तो पूरे देश में उसको बनाया जा रहा है। हमने कहा प्राइमरी सेंटर, हेल्थ सेंटर को बेटर किया जाना चाहिए, तो सरकार ने वेलनेस क्लिनिक चलाए। ये भी राजनीति है, बिल्कुल राजनीति है ये, लेकिन वो राजनीति नहीं कि चुनाव लड़के राजनीति होती है। मैं एक विद्वान व्यक्ति हूँ, समझदार व्यक्ति हूँ, और मेरा है समाज के सोच को बदलना और राजनीति को सही दिशा दिखाना। ये राजनीति करता हूँ मैं। चुनाव लड़के, चुनाव जीत के एमपी, एमएलए और मिनिस्टर नहीं बनता मैं। चलिए सर, ये लोगों का क्वेश्चन था, आम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, और आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। और सर एक क्वेश्चन है, बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, पहले के बनारस में अब और इस समय के बनारस में आपको क्या अंतर मिल रहा है? क्योंकि अब बनारस में विकास हो रहा है या उसको जबरदस्ती विकास के तरफ ढकेला जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, ये अगर मैं कहूँ कि बनारस में कोई विकास नहीं हुआ है तो वो बात गलत होगी, और मैं झूठ कुछ नहीं बोलता। मोदी जी ने पैसे बहुत दिए हैं विकास के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार जो है उस विकास को आगे नहीं बढ़ने देता है। और एक जो तोरो बनाओ वाला जो विकास है ना, वो बड़ा ही खतरनाक विकास है। एक ही जगह वो घूमते रहता है विकास, जो एक परिधि में घूमता है उससे बाहर नहीं निकलता। जैसे बताया कि बीएचयू में अगर आप देखेंगे तो फर्श को पहले से मार्बल लगा हुआ है और या स्टोन लगा हुआ है, उस पर जो टाइल्स लगा रहे। अब कहीं आपने दुनिया में सुना है कि किसी मार्बल या स्टोन के ऊपर टाइल्स लगता है या ग्रेनाइट लगता है? ये मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी है। कहने को तो उन्होंने विकास के तौर पे दिया, देखने को ऊपर से लगा देते तो ठीक है, नया टाइप दिखता, लेकिन ये विकास तो हुआ नहीं। पैसे का दुरुपयोग हुआ है। आप देखिए, डिवाइडर है पूरे बनारस में, आप देखिएगा वहां पे रात में जो है वो चाइनीज लाइट जलती बुझती है, उससे क्या विकास दिखेगा? विकास, अब सड़क देखें, सड़क के बीच में डिवाइडर है, आप देखेंगे एक तरफ से डिवाइडर बनता है, दूसरी तरफ टूटता है, फिर उसमें बीच में फिर कुछ टान देता है, फिर तोड़ देता है, फिर बना देता है। ये मिसयूज ऑफ मनी है, ये विकास नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डिवाइडर बना है तो वो एक विकास है, लेकिन विकास जो होना चाहिए, जितना उस पैसे के खर्च से होना चाहिए, उससे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। विकास हुआ है और उसको कोई नहीं कह सकता। सड़कें बनी है, बेहतर चीजें हुई है मोदी जी के आने से, बहुत सारा उन्होंने सकारात्मक काम किया। जो इतने सारे मैंने स्वास्थ्य पर आपको बात करे, उन्होंने, मोदी जी ने एक सकारात्मक कदम उसमें दिखाया, उसको कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य का जो बजट बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। आज तक जो आयुष्मान भारत हम लोग की लड़ाई के बाद आए, जरूर पिछले बार लड़ाई के बाद उसमें 70 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया, बिना जाति धर्म किसी भेदभाव आर्थिक स्थिति के। लेकिन उसके जो फंड मिलने चाहिए वो नहीं बढ़ा। अगर वो फंड 50,000 या 1 लाख करोड़ नहीं होता है तो उससे सामान्य लोगों को नहीं हुआ। अब बीएचयू में यहाँ पर हृदय रोगियों के लिए बिस्तरा नहीं है, पूरे देश में हृदय लोगों के लिए बिस्तरा नहीं है, तो हृदय अस्पताल की आवश्यकता है। कम से कम 50 डेडिकेटेड कार्डियक सेंटर बनना चाहिए, 200 बेड का, और बीएचयू में कम से कम 500 बेड का मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको ये प्रभावित करता है। पूरा पूर्वांचल ये हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये मानते हैं कि आगे करेंगे, लेकिन वो सब जो अभी के फेज में नहीं हुआ है, तो विकास कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और कुछ उसमें भ्रष्टाचार की वजह से वो विकास गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा सर, एक बार फिर से हम घूम फिर के आते हैं अपने बीएचयू के प्रश्न पे। अच्छा सर, एक चीज हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बीएचयू में अगर आपको बेड लेना है, चाहे बीएचयू के नॉर्मल ओपीडी का हम बेड का बात करें या आईसीयू के बेड का बात करें, क्या उसमें जुगाड़ ज्यादा काम करता है? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि फलानवा का लड़का है जा, ये डॉक्टर से पहचाना, तो इसमें जुगाड़ काम करता है? आप कहाँ तक इसको देखते हैं? देखिए, जुगाड़ का मतलब नहीं होता। देखिए, किताबों पर ही बीएचयू में एम्स बना है, इसका मतलब यहाँ मरीजों को जितने बिस्तर की आवश्यकता, हमने कहा ना कि हृदय विभाग के लिए 500 बेड का अलग से अस्पताल होना चाहिए, तो वो यही बता रहा है कि हृदय रोगी की भर्ती तभी हो पाएंगे जब समुचित जितनी मांग है उतनी आपूर्ति होगी। तो यहाँ बिस्तरों की घोर कमी है, हृदय विभाग के ही मैं बता रहा हूँ। उसके साथ तो खास करके आज सबसे
ज्यादा जो आप देखिए मौत की वजह है, वो नंबर 1 किलर है हृदय की बीमारी। और हमारे ही प्रयास से यहाँ पर एम्स आया, और भी मैं हृदय विभाग का ही डॉक्टर हूँ, लेकिन बनने के बाद के गुप्ता साहब जैसे भ्रष्ट आदमी आते हैं और हृदय विभाग का ही बेड छीन लेते हैं। जैसे आज सबसे ज्यादा बेड हृदय विभाग के पास होना चाहिए, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति हृदय रोग से मर रहा है, तो अस्पताल का हर तीसरा बेड हृदय विभाग का होना चाहिए। हुआ ठीक उसके उलट, हृदय विभाग के पास 90 बेड था, और के गुप्ता जी ने 90 बेड में से छीनकर सिर्फ 41 बेड ऑफिशियल तौर पर दिया है। बाकी अनऑफिशियल तौर पर जहां यहाँ तहां जहां जबरन भर्ती करा रहे हैं, जहां भर्ती करना गैर कानूनी है। तो एक उदाहरण दिया, तो बेड बढ़ने की आवश्यकता के बराबर या तो वही है या घट गई है, और डिमांड जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो नेचुरल है बेड कम हो गई है। अब बेड जब कम हो गई है तो ज्यादा जो सक्षम होंगे वो बेड पा जाएंगे। तो वो हो सकता है कि उसमें बेड खाली हो तो बिना किसी पैरवी के या बिना किसी जान पहचान के हो गया, और अगर बेड एक ही है और लेने वाले 3 है तो फिर उसमें से जो सक्षम ज्यादा होंगे वो ले लेंगे। ये हमेशा होता है और होता आया है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों का ये क्वेश्चन था कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी 3 जो सीनियर कहें, जूनियर कहें और एक रिसर्च स्कॉलर कहें, उनका डेट हुआ है। एक ट्रांसजेंडर भी उसमें थी, जिसमें से हम उनका नाम ले लेते हैं। तो पहला तो MMB, जो कि हमारे सर सुंदर लाल हॉस्पिटल के एकदम जस्ट बगल में है, वहाँ की एक छात्रा का डेट हुआ। फिर उसके बाद PhD स्कॉलर का एक डेट हुआ। यहाँ पर अनन्या नाम की एक ट्रांसजेंडर थी, उनका डेट हुआ। तो इस पर सर सुंदर लाल हॉस्पिटल क्या कर रहा है, इस पर मतलब वो किस प्रकार से देख रहा है? आए दिन हमारे विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियों का डेट हो जाना, विश्वविद्यालय इस पर क्या काम कर रहा है, या इस पर सर सुंदर लाल का क्या रोल है, इस पर आपका क्या है? इसमें 2-3 पहलू हैं। एक है कि जब वो बीमार हुए या उनकी डेथ हुई, तो क्या वो सही से समय पर अस्पताल पहुंचे थे? अगर वो सही समय पे पहुंचे थे और उचित अगर उनको इलाज नहीं मिला, तो फिर प्रशासन की उसमें कमी मानी जाएगी। अगर वो सही समय से अस्पताल नहीं पहुंचे, तो फिर प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जो बेड की समस्या, फिर वही घूम के हम बता रहे हैं कि बेड की कमी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर कम से कम 4 मंजिला बिल्डिंग अलग से बनाना चाहिए, और वो छात्रों के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए जो प्राइमरी इलाज है, वो वहाँ पर इन मुख्य धारा से हटा के वहाँ पर अलग से एक निर्माण करना चाहिए। क्योंकि BHU अपने आप में एक शहर है, और छात्रों की संख्या हजारों में है। 20, 30, 40 हजार छात्र यहाँ रहते हैं, शिक्षक भी हजारों हैं, तो 40-50 हजार लोग कम नहीं होते। एक शहर के पूरी एक आबादी है, तो उनके लिए एक अलग से अस्पताल BHU के अंदर होना चाहिए। सरकार इतना पैसा देती है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट हेल्थ सेंटर को एक फुल फ्लेजेड अस्पताल छात्र और चिकित्सकों के लिए बना देना चाहिए। उसको इस अस्पताल से अलग कर देना चाहिए, ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेन कैंपस का मैं बात कर रहा हूँ, BHU मेन कैंपस में कम से कम 100% बच्चों को मान के चलिए तो 25% बच्चों को BHU का सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी हुआ, आपका वाईफाई हुआ, मेस हुआ, यहाँ तक कि रहने खाने सब कुछ का सुविधा दिया जाता है। लेकिन 75% बच्चे जो बाहर रहते हैं, उनको किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में अगर यहाँ के बच्चे बाहर रहते हैं और रहने को मजबूर हैं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर तुरंत ही उचित कदम उठाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा छात्रावासों का निर्माण हो, ताकि कोई भी बच्चे बाहर जाने को मजबूर नहीं हो। क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत है, 85 करोड़ से ज्यादा आदमी 5 किलो अनाज के लिए आज मोहताज है, उस पर उनकी जिंदगी चल रही है। तो उनका परिवार इतना सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर रख के पढ़ाए। दूसरा, उनके फी स्ट्रक्चर को भी कम से कम न्यूनतम रखा जाना चाहिए, या तो फ्री होना चाहिए या बहुत ही न्यूनतम रखना चाहिए, और मेरिट के हिसाब से उसमें स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए और छूट दे देनी चाहिए कि जो उसमें अच्छे बच्चे हैं और गरीब हैं, उनको फ्री में कोई पैसा ना दिया जाए। इस तरह की कुछ सुविधाएं लगाकर और भी कई सारे छात्रावासों का निर्माण करना चाहिए, ताकि BHU का एक भी बच्चा बाहर जाकर रहने को मजबूर ना हो। वैसे मेरा ये है कि BHU हॉस्पिटल में, जैसे सर सुंदर लाल हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये नीट एस्पिरेंट जो बच्चे हैं उनका क्वेश्चन था। देखिए, BHU अस्पताल देश के सर्वोच्च अस्पतालों में से एक सरकारी अस्पताल है, और निश्चित ही यहाँ पर चिकित्सक बनना एक गंभीर चुनौती है, और आपको मेहनत
करने से ही ये मुकाम हासिल हो सकता है। और कोई भी अच्छा बच्चा अगर वो ईमानदारी से लगन मेहनत से कोशिश करे तो निश्चित ही वो बीएचयू के चिकित्सक बन सकते हैं और बीएचयू में अपनी सेवा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि यहाँ आने के बाद अपने जो मानवीय मूल्य है उसको बरकरार रखें और यहाँ आने के बाद गैर कानूनी जो कार्य है उसमें संलग्न ना होकर मरीजों के मानवीय पहलू पर इलाज करने की कोशिश करें। क्योंकि चिकित्सक बनने से बीएचयू का भला नहीं होगा, उसके ईमानदार सेवा से बीएचयू का भला होगा, मरीजों का भला होगा और जिसके लिए वो चिकित्सक बनना चाहते हैं उन माँ बाप और उनके परिवार और उनके आसपास के लोगों का भला होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर ओम शंकर सर स्टूडेंट के लिए गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहते हैं? जो सारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए, बीकॉम, नीट का तैयारी कर रहा, आईआईटी का तैयारी कर रहा, किसी भी फील्ड से हो, उसके लिए आप गोल्डन एडवाइस क्या देना चाहते हैं? देखिए, मेरा यही एडवाइस है कि माँ बाप आपसे बहुत उम्मीदें, क्योंकि मैंने बताया कि ये भारतीय समाज बहुत ही गरीब समाज है। हम लोग पश्चिमी समाज की तरह मजबूत नहीं है। आर्थिक स्थिति माँ पिताजी के बहुत ही कमज़ोर हैं और 2 तिहाई 3 तिहाई या 3 चौथाई या उससे भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा या उसके आसपास हैं या बहुत कम आय पर जीते हैं। वो बहुत मुश्किल से आपको अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति, यानी कि वो उनका दिल में ऐसा उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा पढ़ के एक लायक इंसान बने। नौकरी पाए या ना पाए वो तो एक अलग चीज़ है, नौकरी एक सीमित है, लेकिन वो अपने आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करे। खाली नौकरी के प्रयास नहीं करे, आत्मनिर्भर होने के लिए मन से, ईमानदारी से जो भी अपॉर्चुनिटी माँ बाप जो आज के युवा वो यहाँ आने के बाद वो अलग से ग्लैमर में घूम जाते हैं, कोई नशा में, कोई इधर तो कोई उधर, अलग अलग चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन अपना मूल उद्देश्य पढ़ाई है उससे भटक जाते हैं और यहीं से उनके जीवन में आगे दुख की कहानी लिखनी शुरू हो जाती है और उस अपनी कथा को वो खुद अपने हाथों से अपने भविष्य में आग लगाते हैं। ऐसा नहीं करें। तो आज हम फाइनली आप लोग जितना प्रश्न पूछे थे, सारा का सारा प्रश्न इस कागज पर हम लिख के लाए थे और सारा का सारा प्रश्न आज डॉक्टर ओम शंकर सर से पूछ लिए हैं, जो कि हृदय रोग के विशेषज्ञ, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित डॉक्टर हैं। तो आज की जितनी भी मुद्दे पर बात हुई, आप जो जो प्रश्न बोले थे वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर।